अस्सलाम वालेकुम। जब से अदालती मामलात थोड़े ठंडे हुए हैं, लोगों के वीलॉग भी ठंडे हो गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जब से 26वीं तरमीम आई है, उसके बाद से पाकिस्तान टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स और वीलॉगर्स के वीलॉग्स, उसमें जुडिशल मसाला कम हो गया है। लेकिन आज एक छोटी सी खबर आई है, सोचा अहम खबर है आपके साथ शेयर कर लें। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसके आगाज़ पर चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब ने ये बताया है कि उनको जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त मिला था। उस ख़त में कहा गया था जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से कि जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर किया जाए और जब तक आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें फुल कोर्ट में न सुनी जाएँ, जुडिशल कमीशन जो इस तरमीम के नतीजे में बना है मज़ीद कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन आज जस्टिस ये आफरीदी साहब ने बताया कि उन्होंने इस ख़त का जवाब देते हुए इस मौक़िफ़ को डिसमिस कर दिया है और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन को 26वीं आइनी तरमीम को ज़ेर बहस लाने का मैंडेट हासिल नहीं है। ये ज़राए के हवाले से खबरें आई हैं और उन्होंने कहा है कि आइनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आइनी बेंच की कमेटी के पास है। तो ये पार्लियामेंट का रोल होता है और कितना अहम है कि कितने सालों से जो जुडिशल एक्टिविज़म चल रहा था, इस मुल्क के लोगों के असाब को और मीडिया चैनल्स की नशरियात को उसने काबू में किया हुआ था। सिर्फ एक कानून के बनने से वो अब नहीं रहा और पार्लियामेंट को और कौन सा कानून बनाना चाहिए, इसका इंदिया आया है GHQ से, जहाँ पे 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसके बाद कल कहा गया था कि ये ज़रूरी है हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबत बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। ये हुकूमत को कहा गया है और कहा गया कि सियासी व माली फ़वाइद, ये माली फ़वाइद आप समझ रहे हैं ना, यूट्यूबर्स की तरफ इशारा है, जो वो बेचते हैं जो आवाम सुनना चाहते, चाहे वो झूठ हो, क्योंकि पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, रेटिंग ज़्यादा आती है। हम क्या करें, रेटिंग लें या सच बोलें? तो सियासी व माली मफाद की खातिर जाली खबरें फैलाने वाले की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है और उनको जिन्होंने बनाया उनको भी लाएँ तो अच्छा है। पाक फ़ौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। बड़ी अच्छी ये स्टेटमेंट है और आज का हमारा प्रोग्राम जो है मैं उसका तारुफ करवा दूं, इन्हीं इश्यूज़ के इर्द गिर्द होगा। और हमारी आज की टॉप स्टोरी जो है वो है खान की नई शराइत, हुकूमत मानेगी या नहीं। और शराइत क्या है? शराइत ये है कि असीरान को रिहा किया जाए जो PTI के लोग जेलों में हैं और खान साहब उसमें शामिल हैं, खान साहब को भी और दूसरे लीडरों को भी और वर्कर्स को भी। और दूसरा मुतालबा ये है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई की और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में, 26 नवंबर को जो हुआ है उसकी तहकीकात की जाए और तहकीकात करे। अगर ये ना किया गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे और उन्होंने ऑलरेडी कह दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि आप पाकिस्तान अपने जो पैसे भेजते हैं वो भेजना बंद कर दें। हमारी आज की टॉप स्टोरी है, उसमें हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद। और हमारा आज का हॉट इशू होगा मौलाना के साथ हाथ हो गया। 26वीं तरमीम के ऊपर मौलाना ने JUI ने वोट दिया हुकूमत को और हुकूमत की सियासी इत्तेहाद को, लेकिन उसके बदले उन्होंने जो मदारस के लिए बिल था जो मनवाया था वो पास तो हो गया, लेकिन उस पर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, जिससे एक मसला चल रहा है, उस पर बात करेंगे। और एडिटोरियल हमारा आज का होगा कि जो मैंने अभी बताया कि फॉर्मेशन कमांडर से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके मुताबिक एडिटोरियल जो है झूठ का मुकाबला कैसे, झूठ से या सच से, हम इस पे बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी और अहम मसला और पूरी दुनिया को इस झूठ का सामना है डिजिटल मीडिया के ज़रिए और दुनिया इस पे क्या करना चाहिए, स्मार्ट गेम हमें कैसे करनी चाहिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम अपनी आज की टॉप स्टोरी जो खान की नई शराइत, हुकूमत मानेगी या नहीं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। बुशरा बीबी जो यहाँ पे मौजूद थी और जिन्होंने ये कहा है कि वो भागने वाली औरत नहीं है और वो यहाँ मौजूद थी, सब उनको छोड़ के भाग्य, आप खुद सुन लीजिए। लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी। बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जो अभी आपने सुना शॉट बुशरा बीबी का, तो PTI लीडरशिप तो बुज़दिल साबित हुई है और अकेला छोड़ के बुशरा बीबी को वहाँ डी चौक में सब वहाँ से फ़रार हो गए, क्यों?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन चूंकि मैंने उस चीज को विटनेस नहीं किया कि कौन छोड़ कर गया कौन नहीं गया, जो मैंने टीवी पे कहाँ है देखा, ये जो मैंने अल्फाज बाज पे यकीन लोगों नहीं को है देखा आपको है, बुशरा बीबी के? एक मिनट है वो देखिए इस तरह है, ये 2-3 जगहों पर थे। एक जो क्या कह सकते हैं, कलसूम प्लाजा और सेंटोरस चौक के दरमियान वाला एरिया था। एक कलसूम प्लाजा और चाइना चौक के दरमियान वाला था। जिस लिहाज से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है, उसमें जो गोलियां चली हैं वो बेसिकली चली हैं फ्रॉम दी डी चौक या जो चाइना चौक है उस तरफ से चली है। तो वहां से लोग जब गोलियां चली है तो भागे हैं और उन्होंने जगह को वेकेट किया है। ऑब्वियसली शी वाज इन कार और उस जगह पर थी, तो जिस लिहाज से इन्होंने देखा होगा, हो सकता है इनको उतना पता ना चलो लोग चले गए हों, लेकिन खैर एनीवे वो जो कह रही हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और वी ऑल रिस्पेक्ट दैट थिंग। लेकिन अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे डटी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे एंकर्स जो आप जैसे ही बड़े नामवर एंकर्स हैं उनका ये कहना था कि हमने अपनी जिंदगी में, मेरे ख्याल में 40 साल की वो बात कर रहे थे या पता नहीं 55 साल की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हमने पहली बार किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है कि जिनके वर्कर्स अपने लीडर के लिए गोली खाने के लिए तैयार थे। कहते कि बिल्कुल मैंने ये ये बात मैं देखा मानता हूं और वाकई वर्कर्स गोली खाने के लिए तैयार थे, उन्होंने खाई भी हैं। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल ये है कि बुशरा बीबी ने एक इल्जाम लगाया पूरी लीडरशिप पे, उस पे आप बताएं कि वो किधर थी लीडरशिप, वो देखिए क्यों ने अकेला छोड़ के मैं भाग गया वहां से? देखिए अगर 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 वो जो कह रही है ना कि वो उधर अकेली थी और लीडरशिप नहीं थी, तो ये वाकई एक क्वेश्चनेबल चीज है। जो जिसको जिसको जो वहां पे लीडरशिप थी, जिनको होना चाहिए था उनको होना चाहिए था। मैं इस बात पे उनसे एग्री करूंगा कि दे शुड हैव बीन देयर। और अगर मतलब सारे जा रहे होते तो एक साथ जाते या इनको छोड़ के और करके, चूंकि मैंने वो इवेंट देखा नहीं है, ठीक आंखों देखा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो बुशरा बीबी कह ठीक रही है कि शी वाज देयर व्हाइल एवरीबॉडी लेफ्ट, देन यस दैट वाज नॉट अ गुड थिंग टू डू। आई एग्री विद हर देन। ठीक। बैरिस्टर अकील साहब ये बताइएगा कि 2 मुतालबात उन्होंने दिए हैं, आखिरी कार्ड है इमरान खान का। उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे भी, 26 नवंबर पे भी, और जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। हुकूमत उनके दोनों मुतालबात मानेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। शायद मेरे ख़्याल से हुकूमत के कई जो वज़रा हैं या तर्जमान हैं, उन तमाम तर लोगों की बात जो है वो अडयाला की दीवारों के पार जो है वो गई है और सैनिटी प्रिवेल की है, और एक बेहतर मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बात की है। क्योंकि इससे पहले तो हमेशा यही बात करते रहे कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ये कौन होते हैं, इस हुकूमत से बात करें, इसकी क्या ज़रूरत, इसकी क्या मजाल, इनके पास तो पावर ही नहीं है, इनके पास ताकत ही नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने वो कह दिया। अब उन्होंने आपसे बात कर दी है। हम तो रोज़े अव्वल से ये बात कर रहे हैं। नहीं, हम उनको जो वो मांग रहे हैं वो देने वाली बात तो नहीं है। एक डिस्कशन, एक डायलॉग जो है वो ज़रूर ओपन अप होगा। अभी हमारी डिस्कशन इस पर बड़ी नेसेंट और अर्ली स्टेजेस में हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि हम इसको संजीदगी से देख रहे हैं, क्योंकि इससे 12 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने, तमाम तर हुकूमत अरकान ने, हम सब ने इनको कहा कि आप सियासी मसाइल का जो हल है वो सियासी बैठक में ही निकलेगा, डायलॉग के थ्रू निकलेगा। पॉलिटिकल इश्यूज़ का हल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही तलाश करेंगी। ये एक नॉन स्टार्टर से शुरू करते थे, कहते थे कि 180 सीटें हैं वो लौटाओ, फिर बात करेंगे। फिर कहते थे कि हमारे साथ जो 9 मई का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया वो दिखाओ। वो CCTVs भी आपने देखी, मैंने भी देखी, अवाम ने भी देखी, कौम ने भी देखी, वो भी सामने आ गई मंजर आम पे। तो ये कम अज़ कम ऐसी बात तो नहीं है। अब यहाँ पे एक जो इनकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात है, जो कि मैं समझता हूँ अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कोई लिस्ट फराहम करें, हमारी जो कमेटी की तश्कील होगी हुकूमत की तरफ से वो बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट इन्होंने शुरू की और अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया, उस मैंडेट में फिर दे के उनसे ले भी लिया। वो 2-3 मीटिंग्स तो ज़रूर हुई, लेकिन कोई सैर हासिल गुफ्तगू या बहस उस पर नहीं हुई, कोई नतीजा खेज जो है वो नशिस्त नहीं निकली। हमारे साहब उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि आप लिस्ट दें, लिस्ट आपके पास तैयार है? कितने लोग हैं उस लिस्ट में जो आपके लोग गिरफ्तार हैं, जिनको रिहा होना चाहिए फौरी तौर पर? देखिए
बैरिस्टर अकील साहब अगर कानूनी मावन हैं प्राइम मिनिस्टर के और ये कहते कि इनको लिस्ट नहीं पता, तो फिर दैट मीन्स ही इज एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, एज सिंपल एज दैट। इनको पता होना चाहिए, इनको सुने ना सर, लिस्ट को छोड़ देना, लिस्ट तो हमें भी नहीं पता कितने इन लोगों ने, अभी इन लोगों ने हमारे लिहाज से तो 6000 बंदा इन्होंने अंदर किया हुआ है। सुन लेना, मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा बात बता रहा हूँ। हमारे कोई 150 से 200 लोग हैं जो 9 मई की वजह से अभी भी अंदर हैं, ठीक है? उसमें हमारे वर्कर्स भी है, उनमें हमारी लीडरशिप भी है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सराहा है, आई एक्नॉलेज हिज, सराहने वाली बात को कि एक्नॉलेज कर रहे हैं। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, इस मुल्क को अगर हमने बचाना है तो वो जो सिमेंटिक्स है ना कि हुकूमत या कौन सी ताकत या फलानी ताकत, वो फिर सिमेंटिक्स को हमने, वो फिर सिमेंटिक्स ही रहने दिया, हमने हुकूमत कह दिया है। अब आप उस हुकूमत से जो मर्जी समझ लें, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि इट्स अ फर्स्ट, जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप बेल के ऊपर रिहा कर दे। हमने ये नहीं कहा कि केसेस खत्म कर दे, फिर हमने कहा जो उनके ऊपर केसेस हैं उन केसेस को एक जुडिशियल कमीशन के थ्रू कर ले। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो वीडियो सामने आ गए, देखिए इस तरह की वीडियो सामने आ जाने से विदाउट रीजनेबल डाउट किसी को आप ना इम्प्लीकेट कर सकते हो, ना किसी को निकाल सकते हो। तो आपको एक ऐसे शवाहिद निकालने के जिनसे आप बता सको कि यार ये देखो, ये तुमने ये किया है और ये किया है, एंड विच कुड बी इम्प्लीकेटिंग यू स्ट्रेट अवे 100%। ये जो वीडियोस आपने भी देखी, मैंने देखी, उसमें कुछ नहीं है। उसमें बाज लोग हैं वो मास्क लेके तोड़ फोड़ रहे हैं, नोबडी नोज हु दे आर, ठीक है? दीज आर विजुअल्स व्हिच एनीबॉडी कैन यूज एनीवे। तो अगर हमने वाकई इस मुल्क को बचाना है तो अफसर आलम साहब, हमें सीरियसली इस चीज को करके फर्स्ट, जिसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, हमें इसके जो पॉइंट नंबर 1 है उसको फौरी कर ले, बाकी को आप आहिस्ता आहिस्ता कर ले। एटलीस्ट आप चीजों को जो है ना, जो प्रॉब्लम है उसको आप रोक देंगे आने से। आई थिंक दिस इज राइट थिंग टू डू। ठीक, बैरिस्टर अकील साहब, तो आपने एक हिंट करवाया है कि ये लिस्ट आएगी तो हम उस पर फॉलो करें। उन्होंने भी ये कहा कि पहले स्टेप के तौर पे ये ठीक है। ये बताइए कि जो खान साहब ने ये जो अपील की है, बाइकआउट की है, और दूसरा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहा कि इनको पैसे भिजवाना बंद कर दे पाकिस्तान को, अब वो जो फॉरेन एक्सचेंज भिजवाते हैं, इससे हुकूमत दबाव में महसूस कर रही है अपने आप को? क्योंकि सिविल नाफरमानी का भी उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ ना हुआ तो सिविल नाफरमानी है। फिर देखिए अफसार साहब, बड़ी मज़े का खेज़ बात है कि इससे पहले क्या इस पार्टी ने या इस पार्टी के लोगों ने या इमरान खान साहब ने खुद सिविल नाफरमानी नहीं की? आपको पता है स्टेजों पे चढ़ के लोगों को कहा गया कि अपने बिजली और गैस के बिल मत दो, बिल भी जलाए गए, फिर उसके बाद खुद ही अपना बनी गाला का बिल भी अदा कर दिया गया। लोगों के जब बिजली और गैस के कनेक्शन के बिल कटने वाले थे तो उन्होंने कहा ये तो पागल इंसान है, हमें भी बेवकूफ़ बना रहा है, तो इससे हमें क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने बिल अपने फ़ौरन जमा करा दिए। सिविल नाफरमानी की अभी तक जो तमाम तरह हदें पार की हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमत ने इनको कई दफ़ा वार्न भी किया, इनसे बातचीत करने का भी मामला जो है वो सिलसिला चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं किया। सिविल नाफरमानी इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर जो है डायरेक्ट फायरिंग करें, उनको ज़ख्मी करें, वो मजरूब हों, इससे ज़्यादा सिविल नाफरमानी क्या है? तो ये सिविल नाफरमानी का जो एक डराव या धांसा जो हमें दिया जा रहा है, तो इससे हुकूमत बिल्कुल परेशानी है। रेमिटेंसेस कम होंगी। देखिए रेमिटेंसेस, बसाद एहतराम मैं ये कहूँगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर रेमिटेंसेस भेजते हैं तो वो हुकूमत को नहीं भेजते, वो अपने प्यारों को भेजते हैं, अपने लव्ड वंस को भेजते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं। तो उसमें वो उनका तो डेफिनेटली एक अपना इंटरेस्ट है और हुकूमत का डेफिनेटली जो है वो उसको इंकरेज भी करते हैं। लेकिन ये हुकूमत की कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है। ये इस बात से डराया नहीं जा सकता कि ये हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको कहेंगे, क्या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कठपुतलियाँ हैं? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि जो 24, 25, 26 को आपने अजाब बर्पा किया पूरे केपी में भी और इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी, जहाँ जहाँ से आप आए, जो कुछ किया, तो मैं समझता हूँ कि और अपने वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ गए। और वो बुशरा बीबी जो कह रही थी कि मैं तो भागने वाली नहीं हूँ, वो तो माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि सबसे पहले तो वो ही पिंडाल छोड़ के भागी हैं, इधर खड़ी रही हैं। देखिए वो वीडियोस मौजूद हैं, गाड़ी तब्दील करने वाली वीडियो मौजूद है। 12 बजे तक तो वो वहाँ थी, 12:30 तक उन्होंने खुद कहा है, 11:15 तक थी वो, नहीं 12:30 को उन्होंने खुद कहा है, और 1 बजे मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन आई, मैंने ट्वीट किया था, उस वक्त भी वो वहाँ पे थी। खैर चलें, ये तो बहस नहीं है हमारे इस वक्त। लेकिन हमारे मोहन साहब ये बताइएगा, जो
जो अपील की है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से खान साहब ने कि आप पैसे पाकिस्तान भिजवाना बंद कर दें, तो वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत को तो नहीं आ रहे, वो तो अपने घरों को भिजवा रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि वो पैसे भिजवाना बंद एक कामयाब अपील होगी? देखिए अफसार आलम साहब, सिंपल सी बात ये है, अभी आपने प्रोग्राम में बैठे बैठे इनकी गलत बात को झुटला दिया है। आपको पता है इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इन्होंने आज तक जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सारी गलत कर रहे हैं। वो अवाम के सामने ये सारा झूठ बोल रहे हैं कि गोलियां मारी थी, कोई गोलियां नहीं, आप भी उधर ही थे, आपको भी पता है, आप सिर्फ इसी ब्लू एरिया के ऑपोजिट साइड पे और चाइना चौक के बिल्कुल साथ तो आपका वो है तो ऑपोजिट साइड पे। क्या आपके लोगों ने नहीं देखा? क्या उन्होंने वहां पे आंखों देखा? हम नहीं देखा? क्या जियो वाले जो वहां हैं उन्होंने नहीं देखा? ये सारी चीजें हर एक ने देखा हुआ है। देखिए बात ये है कि आप किससे झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने इस मुल्क को बचाने, सर हमने झूठ नहीं बोलना। अगर हमने कोई गलती की है, हमने मानना है कि हमने गलती की है। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो हमने ऐसा रास्ता ढूंढना है कि हमने वो रास्ता निकालना है। अगर वो रास्ता इस बात पे निकलता है कि इमरान खान ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये कमेटी मैं बना रहा हूं और हुकूमत से बात कर लो, और हुकूमत को कह रहे हैं कि आप ये 2 पॉइंट कर लो, आप उन्हें कहो ये पहला पॉइंट हमने पूरा कर दिया, दूसरे पॉइंट के लिए हम कोशिश करते हैं और ये करते हैं, एटलीस्ट यू वुड एवर्ट द प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम आप रिवर्ट कर लोगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, पहले विल चाहिए होती है। बात यह कि आपने दुरुस्त कहा कि झूठ हुकूमत ने भी बोला है, और लेकिन आपकी तरफ से भी झूठ आता रहा। पहले 400 लाशें, 300 लाशें, 278 लाशें, 100 लाशें, अब आप कह रहे हैं 12 या 14 हैं। साहब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, हम आज भी इस बात पे कायम है कि हमारी जो शहादतें हुई है बहुत ज्यादा हुई है, हम आज भी इस बात पे कायम है। हम अभी भी ये समझते हैं कि बहुत सारी, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए मैं जिस प्रोफेशन से हूँ और जिस शहर में हूँ, पिछले 25 साल से इस शहर में हूँ, और यहाँ पे ज्यादातर डॉक्टर्स पिम्स के हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। उसमें फिर वहां पे जो ऐसे लोग हैं जो कि सुबह को पिम्स में काम कर रहे होते हैं, शाम को प्राइवेट काम कर रहे होते हैं, मेरा अपना भी छोटा सा एक मेडिकल सेटअप है, उधर भी लोग काम कर रहे होते हैं, सारे कर रहे होते हैं, वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। अब वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, जब आप नेशनल टीवी पे ये बात करते हैं, आप जिम्मेदार इंसान हैं, आपको मुआशरे में एक मुकाम है, आप खुद बता रहे हैं 25 साल से आप इतनी जिम्मेदार काम कर रहे हैं, आप इस तरह नेशनल टीवी पे आके किसी बंदे ने गैर जिम्मेदारी से बात कही, वो कह देंगे तो लोग तो इसी पे यकीन करेंगे ना। फिर इसी से तो गैर जिम्मेदारी से, देखिए मैं आपको एक बात दोबारा बता रहा हूं, आपको पता है लाशें हैंडल करना कितना मुश्किल काम है, उनको छुपा देना, उनको उठा के कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कोई आसान है लॉजिस्टिकली? आप डॉक्टर होने के बावजूद आप ये बात कर रहे हैं। मानी नहीं है, सुनी जरूर है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं एक सवाल मेरा उठता है, अगर हुकूमत कुछ चीज छुपा नहीं रही तो पिम्स तो रेड जोन में नहीं आता ना, पिम्स तो ब्लू एरिया में भी नहीं आता ना, पिम्स तो इन सब चीजों से दूर है ना, पिम्स तो उसके दूसरी तरफ है, ये जो सेंटोरस का जो है उससे भी दूसरी तरफ है ना। उसको क्यों कॉर्डन ऑफ कर दिया था? उसकी क्या वजह थी कि उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था? देखिए वो कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं पूछता हूँ, एक मुझे सवाल का जवाब दे दें आप सिर्फ कि मैंने पूछा था कि रेमिटेंसेस की अपील जो की ओवरसीज पाकिस्तानी से वो कामयाब होगी, इसका मुख्तसर जवाब देते हैं। देखिए बात ये हो जाती है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, जो अभी एक और भी बात हुई थी ना कि जो लीडर्स हैं वो छोड़ के चले गए थे और आवाम खड़ी रह गई थी, या जो वर्कर्स थे। एक बात याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसमें अवाम डायरेक्ट कनेक्टेड है इमरान खान के साथ। अब वो इमरान खान की क्या बात मानती है, क्या बात नहीं मानती, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है जी, मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर वो लोग वो मान लेंगे ना, बजाय तो ये कि वो मान लेंगे। मेरा सवाल ये है कि खान साहब ने ऐसी कोई अपील उनसे, वो पहले भी सिविल नाफरमानी की अपील उनसे की थी, रेमिटेंसेस की भी की थी, क्या खान साहब उनसे ये अपील क्यों नहीं करते कि जो ये एक हमारे यहाँ कंसर्न है, हर जगह पे है पाकिस्तान में, कि जो आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलना, झूठ बोलना और माशरती तकसीम करना, नफ़रत फैलाना एक दूसरे के ख़िलाफ़, और इस पे क्यों नहीं अपील खान साहब करते कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को या यहाँ रहने वालों को कि झूठ ना फैलाएं, नफ़रत ना फैलाएं, माशरे में मोहब्बत फैलाएं? ये क्यों नहीं अपील करते?
ابصار عالم صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, پلیز برا نہ منانا, میں پورے میڈیا کو مخاطب ہوں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پورا اس وقت جو مین اسٹریم لائن میڈیا میں ان سے مخاطب ہوں. کیا آپ لوگ سچ دکھا رہے ہو؟ آپ نہیں دکھا رہے ہو. تو دیکھیں جب آپ سچ نہیں دکھا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ نظر آ رہے لوگوں کو. نہیں مجھے کیا پتا, میں تو یہ سمجھتا ہوں جب آپ انسان سچ نہیں دکھاتا تو پھر جھوٹ ہی رہ گیا نا پیچھے. یہ تو زمشن ہے. دیکھیں نا پھر assumption, اس کا مطلب آپ اپیل نہیں کر رہے, اس کا مطلب آپ محبت نہیں پھیلا رہے تو نفرت ہی پھیلا رہے ہیں نا پھر لوگوں میں. اس کا مطلب لوگوں جوڑ نہیں رہے, آپ تو تقسیم نہیں کر رہے ہیں نا. نہیں سر, ایک بات یاد رکھیں ایسے کر لیتا ہوں سر, دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, یاد رکھیں ابصار عالم صاحب, جب ہم لوگ سچ دکھانا بند کر دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم ویکیوم کریٹ کر لیتے ہیں, اور ویکیوم میں اس قسم کے لوگ جو کہ اپنی چیزوں کے لیے چیزوں کو سنسنی خیز کر کے, ایک تو یہ کہ سچ دکھانا بند نہیں کیا, ہو سکتا ہے پورا نہ دکھاتے ہو لیکن جھوٹ نہیں دکھا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ اگر ویکیوم ہوگا تو جھوٹ آپ فل کریں گے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اس کی اپیل کیوں نہیں کرتے اپنے فالوور سے. میں ذرا بیرسٹر عقیل صاحب سے جو آپ نے سوال اٹھائے, آپ نے دیکھیں ایک ڈس انفارمیشن تو پہلی جھوٹ ہے, وہاں سے فارمیشن کمانڈرز نے بھی کہا ہے آپ کو, اس پہ قانون سازی حکومت کرے گی. تو خالی قانون سازی سے آپ سمجھتے ہیں سخت قانون سازی سے اس مسئلے کو ہینڈل کر لیں گے؟ دیکھیں ابصار صاحب, جب تک اس قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیٹرنٹ میجرز نہیں ہوں گے, جب تک اس میں اس تمام تر جو ناسور جو جھوٹ, پروپیگنڈا, فیک نیوز, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا کوئی میننگ فل تو امپیکٹ نہیں آئے گا. تو پہلے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی ود دی ایڈونٹ آف سوشل میڈیا, جب جیسے ایسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئیں, کئی نئی ایپس آ گئیں, کئی نئے پلیٹ فارمز ٹویٹر بند کر دیا, افواہیں تو ویسے ہی پھیل رہی ہیں. دیکھیں ٹویٹر برازیل میں بھی تو بند ہوا, برازیل نے تو یہی کہا تھا نا کہ دفتر یہاں پہ کھول لیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں دفتر یہاں پہ کھول لیں. نہیں ٹھیک ہے لیکن انٹرنیٹ بھی سلو ہے, آپ نے اتنا کچھ کر رہے ہیں, پروپیگنڈا پھر نہیں رک رہا, پھر بھی آپ کو فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کو قانون دیکھیں ہم اس سے پہلے ہی, آپ کو یاد ہوگا جب مریم اورنگزیب صاحبہ انفارمیشن کی وزیر تھیں تو اس ٹائم بھی ایک براڈر کنسنسس ریچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, سول سوسائٹی کو, جرنلسٹ کو, تمام کو آن بورڈ لیا گیا تھا اس ٹائم کی پیکا امینڈمنٹس. تو بیسک ڈرافٹ تو وہی ہے, اس میں جو ٹویک ہم کر رہے ہیں یا دیگر چیزیں ایڈ کر رہے ہیں, نہیں ہم اس میں بالکل سزا بھی رکھ رہے ہیں اور تمام تر چیز بھی کر رہے ہیں, اس کو سمارٹ بنانے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی, اس کا اطلاق بھی پورا کریں گے. ٹویٹر کھول کے اگر آپ یہ کر سکے تو میں سمجھوں گا سمارٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس پہ تو صرف 2% پاکستان کے لوگ ہیں, ان سے آپ نے بچا رہے ہیں. پروپیگنڈا تو فیس بک پہ پھیلا, اصل میں تو ٹویٹر کا اور فیس بک کا اور دیگر کا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان سے باہر سے ہو رہا ہے. وہ یہ پاکستان کے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں کمپیریٹیولی یا پرسنٹیج وائز اگر دیکھیں تو وہ بہت کم ہے. اچھا آخری سوال مختصر, جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے یوز کیا ان کی سپورٹ کو اور پھر ان کا بل منظور نہیں کرایا؟ نہیں, قطعا نہیں, یہ الزام ہے. میں اس میں دیکھیں 2 چیزیں میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات, بالکل مولانا صاحب کے ساتھ جب ہم 26ویں آئینی ترمیم ان دی وی آورز آف دا مارننگ ہم نے کی, اس کے بعد جب تمام تر اراکین پارلیمنٹ اٹھنے والے تھے, یہ بل اس ٹائم آیا اور بتایا گیا کہ یہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ مدارس کی رجسٹریشن یہ ان کا بل ہے, اور بالکل ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا, ان کے کہنے پہ انٹروڈیوس کرایا, پاس کروایا, سینٹ سے بھی ہوا, نیشنل اسمبلی سے بھی ہوا, پھر چلا گیا. میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں سر, مجھے اگر 1 سیکنڈ دے دیں. اس میں جب ہم دیکھیں لیجسلیٹو بزنس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں, وہ ہم نے اپنی سائڈ سے ہم نے اپنا کام باقی سارے ہو گئے, یہ رہ گیا. جب صدر کے پاس اسینٹ کے لیے جاتا ہے ابصار صاحب, تو صدر صاحب اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. 10 دن گزرے, یہ تو ان کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے. وہ صدر صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے اور ہم اسلام آباد کی حد تک اس کو کر سکتے ہیں, اور دیگر صوبوں کو جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک اعتراض ہے, لیکن ہم اس کو لیگلی دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایڈریس کریں گے. آج وزیر اعظم صاحب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے مولانا صاحب سے, اور بلاول صاحب نے بھی ملاقات کی ہے. تو یہ نہیں ہوا ہے کہ مولانا صاحب کو کوئی ہم نے دھوکے میں رکھا ہے یا اندھیرے میں رکھا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو مولانا کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا حکومت نے, اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حافظ حمداللہ صاحب, رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, انہوں نے فون بھی کیا. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان, انہوں نے اپنے بیٹے چیئرمین بلاول کو بھیجا. تو کافی سینٹر آف دی اٹینشن اس وقت آپ کی جماعت اور مولانا صاحب ہیں. کیا اختلافات ہوئے اور کہاں سے آپ کو دھوکہ دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے ابصار صاحب, آپ کو بخوبی معلوم ہے سب سے زیادہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ایک پس منظر ہے جو اس سے پہلے مسودہ آیا تھا.
بقول مولانا صاحب کہ وہ مسودہ نہیں تھا بلکہ ملک کے لیے آئین کے لیے ایک کالا ناک تھا. کالا ناک، ٹھیک. لیکن پھر مشاورت پارٹیوں کے ساتھ ہوتا رہا جس میں سب سے زیادہ بلاول اس میں پیش تھے حکومت کی طرف سے. وہ آئے، اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب آئے، میاں شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ کی وفود، محسن نقوی بار پی ٹی آئی تو آن بورڈ تھی یہ سارے. نتیجہ 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں نکل آئی. اس میں سے 5 چیزیں ہمارے بھی اس میں ایڈ کیے گئے. ان 5 میں سے جو ہمارے تھے ان میں ایک دینی مدارس کی رجسٹریشن ہے جو سال سے لٹکی ہوئی، ایک باقی 4 پوری ہو گئی، باقی 4 وہ تو سینک کر دیے گئے. ٹھیک. تو یہ جو مسئلہ تھا وہ کس سے متعلق؟ وہ مطلب اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق تھا. مطلب آپ کے 3 مطالبات پورے ہو چکے ہیں، ایک جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا ایک وقف املاک بھی ہے، وہ بھی. تو اس سلسلے میں پھر مولانا صاحب نے رابطہ کیا حکومتی اہلکاروں سے. انہوں نے کوئی کلیریکل غلطی یا کوئی ٹیکنیکل غلطی اس کی اصلاح بھی ہوئی. پھر بھی ایوان صدر میں وہ تعطل کا شکار رہا وہ مسودہ جو دینی مدارس کے حوالے سے تھا. پھر پرسوں ترسوں بلاول صاحب آئے تھے مولانا صاحب کے پاس، کیونکہ مولانا صاحب نے سکر میں تقریر کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مسودے پہ دستخط کیوں نہیں ہو رہا، ان کو کیوں لٹکایا گیا ہے. ٹھیک. اگر یہی سلسلہ ہے پھر تو 8 دسمبر کو پشاور میں ہمارے اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہے، ایک عظیم اجتماع ہے. پھر وہاں ہم اپنا مستقبل کا رائے عمل دیں گے، خاص کر دینی مدارس کی 8 دسمبر کو. 8 دسمبر کو، یہ ابھی 2 دن بعد. بلاول آیا پرسوں، مولانا صاحب سے بات ہوئی. میں تو نہیں تھا، میں کوئٹہ میں تھا. یقین دہانیہ انہوں نے دی کہ انشاءاللہ ہو جائے گا یہ. لیکن ہو جانے کے بعد پھر ہوا کیا؟ آصف علی زرداری صاحب نے اسی مسودے پر قلم کے بجائے اس کو ذبح کیا گیا، اعتراض لگایا. لیکن ان کا اعتراض جینون تو ہے نا. نہیں دیکھیے وہ اعتراض پھر پہلے کیوں نہیں کہا گیا؟ پہلے تو سارے متفق تھے اس پر، یعنی بلاول صاحب. دیکھیں یہ پھر تو قصور سب کا ہوا نا. آپ کی طرف سے بھی قصور ہے، حکومت کی طرف سے بھی قصور ہے کہ اس پوائنٹ کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اور لوگوں کو بہرحال بتانا چاہیے ہمیں کہ جو یہ حکومت کا اور صدر پاکستان کا یہ خیال ہے کہ صوبائی حکومتوں کا رول زیادہ اہم ہے اس مدارس کی رجسٹریشن میں. جو آپ نے بل میں تبدیلی کی تھی صرف اسلام آباد کی حد تک امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں میری بات سنیے. حکومت یہ کہہ رہی ہے. نہیں میری بات سنیے نا، آئین میں کتنی چیزیں ہیں، ٹھیک، آئین میں کتنی آرٹیکلز ہیں جس کا تعلق صوبائی حکومتوں سے ہے. جیسے امن و امان کا مسئلہ ہے، تو اگر آج کل آپ امن و امان کے حوالے سے کوئی ترمیم کریں گے تو کیا وہ صرف اسلام آباد تک محدود ہوگا؟ مثلا سن 1997 کی جو انسدادی دہشت گردی ایکٹ آپ نے ابھی ترامیم کر کے جو 3 مہینے سے 6 مہینے بندے کو آپ رکھ سکتے ہیں، یہ جو آپ نے کیا یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے یا یہ 4 صوبوں تک ہے؟ ویلڈ پوائنٹ آپ کا 4 صوبوں تک ہے. لیکن امن و امان 18ویں ترمیم کے بعد میٹر کس کا ہے؟ صوبائی کا. تو پھر کیوں اس مسئلے کو امن و امان کے جو آپ صرف ایکٹ سمپل سادہ اکثریت کے ذریعے ایکٹ بناتے ہیں، لیکن ایکٹ تو آپ اسلام آباد تک محدود نہیں کر رہے، آپ 4 صوبوں تک ان کو وسعت دے رہے ہیں. نہیں وہ کمپیریزن اس کا وہ اور ہے نا، وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہے نا. کیوں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے نا. یہ تو مدارس فرض کر سندھ صوبہ سے آپ نے مدرسہ اگر کراچی میں بنانا ہے یا سکر میں بنانا ہے تو سندھ حکومت سے اجازت لیں گے. اگر فرض میں ایک بات پنجاب میں رجسٹر ہوں گے. دیکھیے افسر عالم صاحب میری بات سنیے، اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے بلوچستان سے تو اسلام آباد سے تو نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر آپ کریں گے کہ مجھے شک و شبہ ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. دیکھیں وہ الگ، وہ ایشو الگ ہے نا. میں آپ سے اصول کی جو ہے میری بات تعلیم صوبائی سبجیکٹ ہے. اگر آپ نے پنجاب میں یا بلوچستان میں آپ نے کوئی اسکول کھولنا ہے تو آپ صوبائی حکومت سے اجازت لیں گے نا، وفاق سے تو نہیں لیں گے. اسی طرح مدارس کے بارے میں بھی ہے. نہیں، امن و امان مرکز کا میٹر ہے یا میں مدارس اور امن و امان نہیں کرتا ہوں. صوبوں کا کام ہے. قانون کہاں بنتا ہے؟ آئین، یہ ایکٹ کہاں بنا؟ اسلام آباد میں. تو جب مسئلہ 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان بحال کرنا، سیکورٹی مینج کرنا، یہ صوبوں کا کام ہے. لیکن ایکٹ آپ بناتے ہیں اسلام آباد میں، پھر آپ تھوپتے ہیں اس کو صوبوں پر. تو اگر اسی طرح دینی مدارس کے حوالے سے آئین میں آپ ترمیم کرتے ہیں تو آئین تو نہ صوبے کا ہے نہ اسلام آباد کا ہے، آئین تو پورے ملک کا ہے. آئین میں ترمیم نہیں ہوئی، ایکٹ میں نہیں. میں پھر وہی بات ہو گئی. میں تو دینی مدارس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو آئین ہے نا، ایکٹ نہیں ہے.
26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा है। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन जो है टू फर्दर अमेंड द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये मेरे नहीं, जो भी है एक्ट है, फिर तो और मेरे लिए बात आसान हो गई। तो जब एक्ट है तो मेरे लिए और बात आसान हो गई। अगर इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से एक्ट आप पूरे सूबे पर लागू करते हैं तो फिर दीनी मदारिस के हवाले से एक्ट को क्यों सूबे पर? आपका पॉइंट वैलिड है। मेरा सवाल ये है कि तमाम मामला एक जैसे नहीं होते सूबों और वफाक के दरमियान। दहशतगर्दी और इशू है, तालीमी इदारे की रजिस्ट्रेशन और इशू है, दोनों का एक ही जैसा मयार नहीं है रजिस्ट्रेशन का या एक्ट का। मैं तो ये बात ऐसा नहीं अफसर साहब, हम इसको बाकी आप जो भी नाम देते हैं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर जब ये आपको उन्होंने इतराज लगा दिया, मैं यही कह रहा हूँ, हम यही कह रहे हैं कि बिल को मुस्तरद करना दीनी मदारिस के हवाले से, बताइए किसका दबाव है? जब PDM की हुकूमत थी, ये हुकूमत में थी, सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, उस वक्त भी सारा मुकम्मल हुआ, असेंबली में आ गए, एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ता, एक एक दफ़ा, एक एक क्लास मंजूर होता जा रहा। जब 2-3 हो गए, अचानक एजेंडे को रोक दिया गया। कहते हैं इसको फिर कल या 2 दिन के बाद करेंगे। अचानक कोई और चीज़ आई, JUI को कन्विंस किया, जिन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब पता चला तो खुद मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे शहबाज शरीफ ने मुझे अपने मोबाइल पर मैसेजेस दिखाए एक अहम शख्सियत की कि ये उनके मैसेजेस हैं। मैं मजबूर हुआ। तो यहाँ मजबूरी क्या है? यहाँ आज जो 26वीं आईनी तरमीम की नतीजे में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो फैसला हुआ था, आज क्यों रोका गया है? क्या दबाव है, मजबूरी है, किसकी तरफ से है, रुकावट है, क्या रुकावट है? असल बात बताएं। ठीक, तो अगर ये इसका सोल्यूशन नहीं होता, आपने कोई सोल्यूशन सजेस्ट किया सवाइस के, आप ये कह रहे हैं ऐसे एज इट इज पास होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, अगर ये नहीं होता फिर? देखिए, मैं इससे कहता हूँ एज इट इज पास होना चाहिए। 1 महीना लगा, ठीक है ना, उसमें पीपल्स पार्टी की कानूनी माहिरीन, वो क्या नाम है उसका, वो जो बड़ा वो है फारूक नाइक जैसे वो कला, हमारे कानूनी माहिरीन, कामरान मुर्तज़ा, प्रेमलन के कानूनी माहिरीन, ये सारे 1 महीने तक ये सब कुछ तकदो करता रहा, कानूनी चीज़ें देखते रहे, ये सारे गलत हो गए। इसमें जब पार्लियामेंट में गया, कौमी असम्बली में, फिर सीनेट में, फिर भी पास किया गया, कोई कदगन उसमें नहीं निकली। 1 नुक्ते की कोई कमी थी, उसमें भी इजाफा कर किया बाद में उसी ऐवान में। तो उसके बाद फिर इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी निकली जिसकी वजह से इसको मुस्तरद किया गया? अब आएंगे आपके सवाल पर। अगर ये नहीं होता है, मैं एक आपको कहता हूँ, हम सब कहते हैं कि हमारे लिए मुल्क रेड लाइन है, कहते हैं या नहीं? बिल्कुल कहते हैं। हम कहते हैं कि आइन हमारे लिए रेड लाइन है। अगर इस किस्म की बदनीति की जाती है, पार्लियामेंट की तौहीन की जाती है, अपने बेटे की जो उन्होंने कमिटमेंट किया है उसकी तौहीन की जाती है, और जिन 2 ऐवानों ने एक चीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास किया है उसका रास्ता रोका जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे एक बदनीति शामिल है। तो इसका नतीजा इस मुल्क की सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छा नहीं होगा। लॉन्ग मार्च करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी तक हमने फैसला नहीं किया। लेकिन आपने भी कहा कि मुल्क रेड लाइन है आपकी, और मौलाना साहब ने अभी पिछले दिनों PTI को तनकीद की है कि वो क्यों इस तरह की सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। तो आप खुद उसी रास्ते पे चलेंगे? जब 3 मुतालबात मंजूर हो चुके हैं, आप एक रह गया, एक के लिए सिर्फ ख़राब कर देंगे? मैं मेरी बात सुनिए। आपको पता है मदारस में तकरीबन 60 से 70 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और इन 60 से 70 लाख बच्चों के साथ 7 करोड़ आबादियाँ घराने उसके साथ वाबस्ता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस 7 करोड़ से 10 करोड़ बंदों को थप्पड़ मार कर तो करोड़ों लोग, यानी करोड़ों बच्चे हम कपा रहे हैं, उसको तालीम भी हम दे रहे हैं, उसको पानी भी हम पिला रहे हैं, उसकी बिजली, उसकी सर्दी, उसके कपड़ों का, उनकी तालीम का, उनकी असातिज़ा का सब कुछ सामान हम कर रहे हैं। हम इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, उसके बावजूद आप रास्ता रोकना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? 8 दिसंबर को मौलाना साहब क्या ऐलान करेंगे, उसका इंतजार करना। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि यह हुकूमत नून लीग की बहुत कमज़ोर है, तो इस कमज़ोर हुकूमत से एक ये बात हो रही है कि इसको शायद इन हाउस तब्दील किया जाएगा। इस मौलाना JUI समझती है कि इस हुकूमत को चेंज करना चाहिए, मजबूत हुकूमत आए ताकि ये इस तरह के मामला ना हो? मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अभी मौलाना साहब ने सवाबी में गुफ्तगू की प्रेस वालों से, अभी आज की, उनसे यही सवाल किया गया
کہ اگر یہ حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر شہباز شریف کے بجائے کسی اور کو بٹھایا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو یا کسی اور کو، جے یو آئی کا کیا موقف ہے؟ مولانا صاحب کی بات یہ ہے کہ ہم جہاں ابھی کھڑے ہیں مقصد اس کا یہ تھا، پھر بھی ہم یہی کھڑے رہیں گے، ہم اس تبدیلی کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ کسی کو سپورٹ کریں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مہربانی حافظ حمداللہ صاحب، ہم سے بات کرنے کا وقت ہے۔ ایک بریک کے بعد آج کا ایڈیٹوریل، جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے یا سچ سے کس طرح کیا جانا چاہیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقت ہوا ہمارے ایڈیٹوریل کا، اور آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے اس بات پہ کہ ڈس انفارمیشن کا حل کیا ہے۔ صرف قوانین یا اس کے علاوہ کچھ ایسی تنقیدی سوچ بھی ڈیولپ کی جانی چاہیے لوگوں کے اندر بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر بھی، تاکہ اس جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہ ہو بلکہ سچ سے ہو، کیونکہ اگر سچ موجود نہیں ہوگا تو ایک ویکیوم ہوگا جس کو جھوٹ سے پر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ بہت عرصے سے اس معاشرے میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کا سد و باب صرف قوانین سے نہیں ہو سکتا۔ قوانین ضروری ہیں، پوری دنیا میں بن رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں بہت زیادہ اس بات پہ سخت قوانین بھی بن رہے ہیں کہ کس طرح انفارمیشن کو کنٹرول کیا جائے، لیکن انفارمیشن کا جو فلو ہے، حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو روکنے سے وہ کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس ڈس انفارمیشن کا۔ جیسے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو سلو کیا جا رہا ہے، ٹویٹر کو بند کیا جا رہا ہے، اس سے ڈس انفارمیشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ویکیوم پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہترین طریقہ سب سے یہی ہے، قوانین ہو، ان پہ عمل درآمد بھی ہو، خاص طور پہ سزاؤں کی بجائے اگر جرمانے کی طرف توجہ زیادہ رکھی جائے تو پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ اور ساتھ جو فلو آف انفارمیشن ہے، آتھینٹک انفارمیشن، اور جو جینون میڈیا ہے یا میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو، تو اس سے سچ باہر آئے گا، جس سے جھوٹ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ ابھی ریسنٹ جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں، اگر ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتا لوگوں کے پاس، ان کے پاس صحیح انفارمیشن ہوتی، ہاسپٹل جا سکتے، وہ اس جگہ جا سکتے جہاں پہ آپریشن ہوا تھا، تو اس طرح جھوٹ نہ پھیلتا جس طرح آج تک پھیلایا جا رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے، صرف ٹویٹر کو بند کرنے سے یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے اس کا میں نے آپ کو کہا جرمانہ ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پہ اتنی پابندیوں کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا ابھی بھی ایسا ہے کہ جو لوگوں تک انفارمیشن لے کے جا رہا ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو بھی چاہیے چیک کریں، ان کو دیکھیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے اور ان کا ماضی کا ریکارڈ کیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، گڈ نائٹ۔